नमस्कार, मैं हूँ नीतीश त्यागी और आप देख रहे हैं हरकारा डीप डाइव और हमारे खास मेहमान श्रवण गर्ग साहब के साथ, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे पुराने बॉस भी। और आप जब इस वीडियो को देख रहे हों तब उस समय बंगाल और बाकी राज्यों की मतगणना, जो विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो गई होगी और तब तक रास्ते देखने लगेगा कि किस तरह के विधानसभा चुनाव के नतीजे किस तरफ जा रहे हैं। और सबकी निगाहें सबसे ज़्यादा बंगाल की तरफ ही होंगी, क्योंकि वहाँ पर हम देख सकते हैं कि न सिर्फ ममता बनर्जी जब चौथी बार जनादेश देने निकली हैं, तो उनके भी क्या दांव पर है। और हमने पहले भी बात की है कि किस तरह ये दांव अमित शाह के लिए भी बहुत ज़्यादा है, जो गृह मंत्री अपना लगभग पूरा काम वाम छोड़ के पूरे टाइम वो बंगाल में ही लगे रहे कि वहाँ पर चुनाव जितवाने के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को। तो श्रवण जी, ये जो नतीजे जिस समय अब हम अगले 3-4 घंटों में शायद ये नतीजे सामने आ जाएँगे, तो इसको हम किस तरह से देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है, जब अभी बॉल प्ले में है दरअसल? देखिए, इसमें हमने 2 दिन पहले ये बात की थी कि अमित शाह के लिए बंगाल में क्या दाँव पर है। अब जबकि मतगणना शुरू हो गई है और बंगाल का जो मूड है वो थोड़ा एक्सपोज़ हो रहा है और वो एक्सपोज़ ये हो रहा है कि अ, जो दिख रहा है, जो बंगाल से खबरें आ रही है, वो ये आ रही है कि हमने अमित शाह के बारे में जो बात की थी, इस नज़रिए से की थी कि भारतीय जनता पार्टी का या अमित शाह का जीतना वहाँ क्यों ज़रूरी है। आज हम बात जो कर रहे हैं, अभी मतगणना शुरू हो गई उसके साथ ही, और ये काफ़ी रिस्क लेते हुए कर रहे हैं कि जो बंगाल से खबरें आ रही हैं, वो ये दिखा रही हैं कि इस चुनाव में ममता का पलड़ा भारी है, मतलब ममता जीत सकती है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब इसके 2-3 तरीके हैं इसको ये मापने के या इस चीज़ को इवैल्यूएट करने के कि ये ऐसा क्यों हो सकता है? इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? अगर ममता जीत रही हैं, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो क्या हमने जो 2 दिन पहले की बातचीत में एक जो ज़िक्र किया था, एक्सेस माय इंडिया के प्रदीप गुप्ता का ज़िक्र किया था जी। कि उन्होंने अपना एग्ज़िट पोल लाने से इनकार इसलिए कर दिया कि रिस्पोंडेंट्स ने जवाब नहीं दिया, और हमने उसको ये माना था कि ऐसा हो नहीं सकता कि जवाब नहीं दिया हो। तो हमने कहा था कि फिर क्या बाकी एग्ज़िट पोल फर्जी हैं क्या? हम उस चीज़ को कंक्लूड करना चाहते हैं या फर्दर आगे ले जाना चाहते हैं कि प्रदीप गुप्ता ममता बनर्जी को जिता रहे थे और उनको ऐसा करने से रोक दिया गया जी, कि वो ऐसा करते तो हमने इसका हल्के से हिंट दिया था उस चीज़। जी, जी, अब उस चीज़ की जो पुष्टि है, कन्फर्मेशन है, वो बंगाल से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वो कुछ लगभग कर रही हैं कि ये होता दिख रहा है, और उसके कुछ संकेत जो मिल रहे हैं, उनमें एक ये भी है कि क्या आरएसएस, जिसका कि बंगाल से लगभग 100 साल पुराना संबंध रहा, जी, बंगाल में उसकी संघ की कोई 4,325 शाखाएँ हैं, जी, और उत्तर बंगाल में 1127 है, मध्य बंगाल में 1881 है, दक्षिण बंगाल में 1300 से ऊपर है। और अगर आप गौर करें तो 2025 में, मतलब 2025 की रामनवमी के अवसर पर उत्तर बंगाल में संघ ने कोई 10,000 अ, नवरात्रि की रामनवमी पर शोभा यात्राएं निकाली थी। जी। मध्य बंगाल में कोई 7,000 और साउथ में कोई 12,000 जुलूस निकाले गए थे।
एक जो बड़ा पोलराइजिंग इफेक्ट संघ ने जो किया पिछले साल, इसके अलावा जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो छात्रों के बीच में इनका जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मजदूरों के बीच में भारतीय मजदूर संघ है, ग्रामीण इलाकों में भारतीय किसान संघ है, बिजनेस जो छोटे बिजनेसेस हैं उसके बीच में लघु उद्योग भारतीय है, और जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें सीमांत चेतना मंच है। इन सब के जरिए बड़ा मास मोबिलाइजेशन हुआ है जी पिछले साल। अब हम जो हाल की जो खबरें हम देख रहे हैं, हमने देखी कि उसमें कहीं ये जिक्र नहीं आया कि आरएसएस वहाँ उस तरह से सक्रिय है जिस तरह से महाराष्ट्र में थी, हरियाणा में थी, दिल्ली में थी, बिहार में थी। तो क्या ये मानकर चल सकते हैं क्या ये इन खबरों के बीच कि ममता जीत रही है, कि आरएसएस ने थोड़ा-सा अपने आप को इस पूरी लड़ाई में उन्होंने जब देखा कि ये पूरी लड़ाई अमित शाह वर्सेस ममता में बदल गई है, बजाय इसके कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी में, और फिर उन्होंने पिछले चुनाव में आपने देखा कि मोदी जी ने दीदी ओ दीदी कहा था। इस चुनाव में अगर आपने अमित शाह को सुना हो तो वो दीदी ओ दीदी को ए दीदी पर ले आए थे। जी तो क्या हम ये निकालना चाहते हैं कि ये जो खबरें हैं कि ममता को 200 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, तो इसके कारणों में क्या एक कारण अगर ये मान सकते हैं क्या कि आरएसएस ने उस तरह से अपने आप को मतदान के दौरान नहीं झोंका जिस तरह से दूसरे राज्यों में झोंका गया था। जैसे कि बिहार में ही अपने हाल में देखा। एग्जैक्ट एग्जैक्ट मैंने इसमें ये बात समझनी जरूरी है सर कि जब से ममता बनर्जी आई, मतलब ममता बनर्जी के आने से पहले, जब 2011 में वो आई थी, जी उससे पहले उनके शाखाएं 830, और उसके बाद अब जब जब देख रहे हैं तो वो करीब करीब जो है वो बहुत ज्यादा उसमें 5 गुना ग्रोथ हुई है उसमें जो है। जी जी मैंने कहा ना आपको जी 4325 जी जी शाखा है और जी बहुत व्यापक है। मैंने आपको एक्सिस अपना इंडिया का भी कारण बताया, जी जी जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है कि उन्होंने एग्जिट पोल नहीं किया। तो क्या उनका एग्जिट पोल भी ममता को जीता हुआ था? जी। दूसरा ये कि क्या बीजेपी में भी, अगर आप कहें, इनको लेकर विरोध है क्या? मतलब बीजेपी में भी एक दड़ा, और जैसा मैंने कहा कि वो आरएसएस की तरफ अमित शाह को लेकर नाराज है क्या? जी जैसे जो अ, अगर आप देखें कि जो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं स्टेट के, जैसे आपको शुभेंदु अधिकारी का अगर इतिहास आपको पता हो तो जी वो जी। टीएमसी से आए हैं। और स्कैम पर अगर तो वॉशिंग मशीन से भी आए हैं, वो निकल कर आए हैं वॉशिंग मशीन के। जी पर और उनकी जो जुबान है इस समय अगर आपने देखी हो तो हिमंता विश्वास शर्मा से कॉम्पीट कर रहे थे वो, जिस तरह का उग्रवाद वो दिखा रहे थे। जी तो वो वहाँ पर जो उसके पुराने बीजेपी के या भारतीय जनता युवा मोर्चा से 11 साल जनरल सेक्रेटरी रहकर जो निकलकर ऊपर आए समीक भट्टाचार्य, जी जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनको उन्होंने ओवर शेडो किया, ओवर पावर किया सुवेंदु। जी बीजेपी में भी काफी नाराजगी है वहाँ स्टेट लेवल पर। मतलब मैंने एक तो कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर अमित शाह के राइस को लेकर थोड़ा सा रिजर्वेशंस हैं। जी संघ को हम बहुत उतना सक्रिय हमने देखा नहीं
चर्चाओं में, डिबेट में और तमाम चीज़ों में इस संघ का कोई बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो रामनवमी तक जो हमने चेस किया था पूरे के पूरे पोलराइजेशन को, वो हमको इलेक्शन में दिखा नहीं। हम इस समय जो गिन रहे हैं, जो अपनी बातचीत कर रहे हैं, वो उन कारणों को ढूंढ रहे हैं जिनके कारण जो चर्चाएं हैं कि ममता बनर्जी को 200 से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। जी। तो उसमें हमने एक तो जो आपको बताया, आरएसएस का फैक्टर बताया, दूसरा अमित शाह के प्रति जो एक बीजेपी के ही हलकों में जो रिजर्वेशन है, और तीसरा शुभेंदु अधिकारी का मैंने बताया आपको, जो स्थानीय। भाजपा के अंदर अपने घुसपैठिए हैं, उनके कारण जो भारतीय जनता पार्टी में जो जो पुराने जो जो असली भाजपा के हैं, जो असली संघ संघ वाले संस्कार लिए बैठे, उनका नंबर नहीं आ रहा है लंबे समय से। और ये लगातार जीत का फॉर्मूला हो गया है कि हम बाहर के लोगों को लाके उनको डरा के, धमका के, लालच देकर उनको हम एक पद वद दे देंगे और हम इस तरफ जनादेश हथियार लेंगे। ये भाजपा का एक एस्टैब्लिश टेम्पलेट टेम्पलेट भी हो चुका है मेरे ख्याल से अब जो है। तो उसमें चाहे तो अन्य भाजपा के लोग हैं, उनको एक तकलीफ तो, दिल पर पत्थर तो रखना ही पड़ता होगा उनको कि यार हमारा मौका कब आएगा। हम लोग अ, दरियां हमने बिछाई, लड़ाइयाँ हमने की, संघायु हमारी बेहतर है, पर फिर भी जो बंटवारा होता है सत्ता का, तो उसमें हमारा नंबर नहीं आता, वो किसी और को मिल जाता है। दूसरा ये कि जो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है 90% से ऊपर की, जी। जिसका जिक्र हमने 2 दिन पहले की बातचीत में किया है, जी। उसका इंटरप्रिटेशन जो बंगाल से आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये नाराजगी का मैनिफेस्टेशन है, जो वही। बीजेपी के प्रति या सरकार सरकार के प्रति गुस्सा है जी। कि आपने इतने लोगों के नाम काटे। अब जैसे जो ऑब्जर्व करने की बात है, जो आपको भी करना चाहिए, हम भी करेंगे, कि जो 5 सीटें हैं जहां सबसे ज्यादा वो मतदाता कटे हैं, जी। नाम कटे हैं, जैसे नॉर्थ 24 परगना है, वहाँ करीबन 12 लाख वोटरों के नाम कटे हैं। साउथ 24 परगना है, वहाँ 10 लाख के करीब वोटरों के नाम कटे हैं। हावड़ा में करीबन 5 साढ़े 5 लाख लोगों के नाम कटे हैं। नादिया में 4.5 लाख वो वोटरों के नाम कटे हैं। और कलकत्ता नॉर्थ में भी 4.5 लाख लोगों के नाम कटे हैं। ये अगर इन 5 सीटों के परिणामों में आपको कल ये नजर आए कि बीजेपी हार रही है, या 5 में से किसी एक सीट का भी आपको पता चले, तो जी। आप उसको पूरे राज्य के गुस्से में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा ये कि जो 5 जिले हैं वहाँ के, जो इम्पोर्टेंट, जहाँ सबसे ज्यादा वोटर काटे गए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं, जो चुनाव की तस्वीर को बदलेंगे। जैसे चौरंगी है, जी। कोलकाता पोर्ट है, हावड़ा नॉर्थ है, जोरासांको है, मेतिया बुरुज है। यहाँ जबरदस्त तरीके से वोट काटे गए। हम पहले इस चीज की चर्चा कर चुके हैं कि एसआईआर में कोई 90 लाख लोग, वो लोगों के नाम कटे हैं, 12% टोटल। हर 10वां वोटर बाहर हो गया लिस्ट से, हर 10वां वोटर। तो उसमें उसमें ये कहा गया कि 60 लाख के करीब तो एब्सेंटीज हैं, पर 27 लाख जो जिनका मामला एजुकेशन में था, उनको भी वोट नहीं डालने दिया गया। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जितने टोटल नाम कटे हैं, उसमें करीबन 49% मुस्लिम हैं, जी। पर 50% नॉन मुस्लिम्स हैं। जी। तो आप ये जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनकी नाराजगी किसको भारी पड़ने वाली है, मतलब उनके परिवारजनों की, उनके रिश्तेदारों की। इसकी जो रिएक्शन है वहाँ जबरदस्त बंगाल में, उसको आप कैसे कॉम्पनसेट करें। तो ये जो एक बड़ा, सबसे बड़ा फैक्टर जो हम देख रहे हैं,
कि और वहाँ कोई 3.5 करोड़ महिला वोटर्स हैं। जी, तो हम अब उस पॉइंट में नहीं जा रहे हैं जो वहाँ की महिलाओं के लिए वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो लक्ष्मी भंडार योजना है 2021 से चल रही है, खाद्य साथी 2016 से चल रही है, कन्याश्री प्रकल्प जो है वो भी पुराना, 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को बालिकाओं को फायदा मिल रहा है। स्वास्थ्य साथी जो है वो 2.5 करोड़ महिलाओं को फायदा, लोगों परिवारों को फायदा मिल रहा है। और बांग्ला युवा साथी है जिसमें काफ़ी लोगों को फायदा मिल रहा है। और चुनाव पे ठीक पहले इन्होंने जो स्टेट का स्टाफ था उसका जो डीए का एरियर था कुछ 10,000 करोड़ का, वो क्लियर किया। तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं कि ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, हालांकि ये इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि सत्ता में जो रहता है उस पर ज़्यादा यकीन रहता है, क्योंकि ये सारी स्कीम चल रही हैं। अगर अगर चल नहीं रही और प्रॉमिस होता तो लोग यकीन नहीं करते, पर चूंकि चल रही हैं और लोग जान रहे हैं और लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये पूरी की पूरी कवायद जो हो रही है वो इस दिशा में जा रही है। तो अब ये इस चुनाव को एक नज़रिया और है देखने का, जिसको हम वो उसका इम्पैक्ट हमको आज शाम को ही नज़र आ जाएगा चुनाव परिणामों के बाद। जी, और जिसकी चर्चा अभी से शुरू हो गई है, और वही चर्चा शुरू हो गई है जो मैं आज पढ़ रहा था कि डीएमके और ममता की पार्टी दोनों कांग्रेस को आइसोलेट कर रही हैं, क्योंकि जी, कांग्रेस की जो भूमिका रही है ये इस चुनाव में, असेंबली 5 चुनाव में, डीएमके के प्रति भी और टीएमसी के प्रति भी और लेफ्ट के प्रति भी, तो वो काफ़ी ऑल इंडिया लेवल पर कांग्रेस को कमज़ोर करेंगे। और आप हो सकता है कि कल तक परसों तक आपको ये खबर भी मिल जाए कि समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं होगी उत्तर प्रदेश में। जी, तो इस चुनाव की जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी होने वाली है वो 3 चीज़ों की होने वाली है, जो मुझे लगता है मोटे तौर पर। और एक तो ये होने वाला है कि एक नए किस्म का पोलराइजेशन अपोजिशन पार्टीज में होने वाला है, जो कि जिसमें कांग्रेस के लिए अब भूमिका बहुत ही सीमित रह जाएगी, और एक नया ध्रुवीकरण ऑल इंडिया लेवल पर मोदी जी को चैलेंज करने के लिए बनेगा। दूसरा ये कि अ, अगर जैसा हमने कल जिक्र किया था, परसों जिक्र किया था कि अमित शाह के लिए क्या दांव पर है, तो बीजेपी के जीतने के जो चांसेस हैं वो आज जो रात तक, कल रात तक जो बातचीत बंगाल से बाहर निकल कर आ रही है, उसमें बीजेपी के चांसेस काफ़ी कमज़ोर नज़र आते हैं। तो ऐसी स्थिति में बंगाल में अगर ममता जीत जाती हैं तो अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़बरदस्त तरह का भूचाल आ सकता है। तो दूसरा मामला ये है। और तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ वो ये है कि ये अ, इस चुनाव ने, बंगाल के चुनाव ने तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी के चुनाव की चमक को फीका कर दिया है। मतलब लोगों की नज़र जो है, जैसे कल नतीजे सभी जगह के आने वाले हैं, जी, पर आपकी मेरी या पूरे देश की जो नज़रें हैं, जो आज परिणाम आएंगे पूरे शाम तक, हम अभी मतगणना शुरू हो गई है जब हम ये बात कर रहे हैं, और शाम तक जो नतीजे आएंगे, तो आप पाएंगे कि जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है चीज़ों को लेकर, वो बंगाल को लेकर है, और वो बाकी जगह को पीछे छोड़ने वाला है। क्योंकि ये जो बंगाल का जो नतीजा है, ये बहुत सारी चीज़ें तय करने वाला है, जिसमें
प्रधानमंत्री मोदी की ताकत को भी नए सिरे से डिफाइन करने वाला है कि वो आके उनकी ताकत अब कितना, उनका करिश्मा कितना बचा है या वो। जी। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि हमने अभी तक ये बताया कि ममता अगर जीतती है तो क्या कारण हो सकते हैं, पर एक जो नटशेल में हम ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की हार के पीछे क्या हार कारण हो सकते हैं। वो ये हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर 2021 के अंदाज में चुनाव लड़ती, जब वो 3 सीटों से 77 पर आ गई थी, और इतना इंटिमिडेशन नहीं होता, नेचुरल प्राकृतिक तरीके से चुनाव लड़ती भारतीय जनता पार्टी, नो एसआईआर, नो सेंट्रल फोर्सेस, ये तमाम चीज़ें जो की गई वहाँ के मतदाताओं को दबाने की, कुचलने की, तो ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी 5 सालों में 2021 के बाद इतनी ज़बरदस्त हो गई थी कि ममता स्वाभाविक तौर पर हार सकती थी। मतलब ममता के हारने के पीछे कई कारण पैदा हो गए थे 2021 से 26 के बीच में। पर आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि अगर ममता जीत रही है तो उसमें बीजेपी का और अमित शाह के महत्वपूर्ण योगदान को भी आप ऐतिहासिक मान सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल, उन्होंने इसको एकदम लोक लोक बनाम तंत्र के चुनाव में बीच में बदल दिया। तो अब उन्होंने इतना नाराज कर दिया वहाँ की महिलाओं को और महिला नेत्रियों को कि पूरे बंगाल की महिलाएं एकजुट होकर अमित शाह के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतर आईं, जो कि 2021 में नहीं था। बिल्कुल, तो अगर ममता जीत जाती हैं इस चुनाव में, तो उसके लिए हो सकता है कि ममता बनर्जी ये चाहे कि वो अमित शाह को बुलाकर उनका अभिनंदन करे कि हम आपके कारण अ, इस चुनाव को जीत गए, और इसलिए हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर इतना असम्मान नहीं करते महिलाओं का या ममता का, दी दीदी नहीं करते, सेंट्रल फोर्सेस नहीं लगाते, 90 लाख नाम नहीं काटते, ज्ञानेश गुप्ता इस तरह से व्यवहार नहीं करते, न्यायपालिका का सहयोग अगर मिल जाता, तो हो सकता है कि वो ये कहें कि मैं हार जाती, पर आपने मुझे जिताने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो ये हमने 2 तरीके से बात की कि ममता की जीत जी, के क्या कारण हो सकते हैं, जी, और उसमें बीजेपी की हार के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। और हम ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं 2 दिन पहले कि अमित शाह के लिए क्या है। तो मैं आखिरी लाइन बस ये कहना चाहता हूँ कि जो संकेत या रुझान जी, कल रात तक बंगाल से मिले, जो वो बंगाल का जो कॉन्फिडेंस कहता है कि ममता बनर्जी जीत रही हैं। तो इसलिए अ, हम ये रिस्क लेते हुए पूरी की पूरी खतरा मोल लेते हुए भी इस बात को आपके साथ चर्चा में मतदान की गणना शुरू होने के साथ कर रहे हैं। तो इसलिए न, ये तमाम कारण। बिल्कुल सर, मतगणना के बाद भी बात करेंगे, पर अभी जो हमें जो लग रहा है, और दूसरी बात ये है कि क्योंकि हिंदी वालों के लिए खास तौर पर, क्योंकि सारी खबरें जो है उनको मुख्य धारा का मीडिया देता है, बीजेपी खुद देती है, और एक तरह का जो जिसको बोलते हैं कि इको चैम्बर्स के जो चल रहे होते हैं मैसेजिंग, उस हिसाब से मालूम मालूम पड़ता है। पर जो ज़मीन की जो खबरें हैं, जो बंगाली जर्नलिस्ट वहाँ पे जो बात कर रहे हैं, जो ज़मीन से चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। वहाँ का जो जर्नलिस्ट वहाँ के जर्नलिस्ट कुछ और बात कह रहे हैं, वहाँ के लोग जो लोग सक्रिय हैं ज़मीन पे, वो लोग कुछ और बात कह रहे हैं। तो इसलिए ये भी, इसमें भी एक ध्रुवीकरण है कि दिल्ली से जो भोंपू बज रहे हैं वो बिल्कुल अलग हैं, जो ज़मीन की जो आवाज़ें बंगाल से आ रही हैं वो बिल्कुल अलग हैं। और उसमें साफ-साफ दिखलाई पड़ सकता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है बंगाल की लड़ाई मेरे ख्याल से, क्योंकि ये लोक बनाम तंत्र की लड़ाई है। एक तरफ लोग खड़े हैं, एक तरफ तंत्र जो है वो लगभग, और जिस तरह से बीजेपी करती है कि वो बुलडोज़ करने में लग जाती है हर चीज़ को, चाहे वो एजेंडा हो, जैसे कि उन्होंने पूरा मनरेगा का
भुगतान रोक रखे हैं बंगाल के, जो कि मतलब आप किसको किसको परेशान कर रहे हो इससे? इससे ममता बनर्जी को परेशान कर रहे हो, या आप जो जो बेचारा गरीबी रेखा से में जो जो झूल रहा है उसको धक्का दे रहे हो नहीं, एक तरफ? वही वही मैंने किया कि वही मैंने कहा कि इतना ज़्यादा नाराज़ कर दिया है, बंगाल में हर एक तबके को जी, अमित शाह जी ने और मोदी जी ने, कि उसने ममता के प्रति समर्थन पैदा कर दिया है, जो कि ममता के प्रति अगर सामान्य तरीके से चुनाव लड़ा जाता, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काफ़ी लोग खड़े हो जाते हैं वहाँ का। जी, जी, और ये इसका इस इंटिमिडेशन का एक नुकसान और हुआ है, आप पाएँगे जिन इलाकों की मैंने बात की है, जिन 5 ज़िलों की और 5 सीटों की, वो लगभग मुस्लिम डोमिनेटेड हैं इलाके उसमें काफ़ी। जी, तो मुसलमान जो पहले अलग जा रहे थे हुँ, तनमूर से, वो भी रिएक्शन के कारण, बीजेपी के कारण, इस डर के कारण कि बीजेपी आ गई तो बहुत ज़्यादा उनको उनके साथ यहाँ बुरा बर्ताव हो सकता है, पोलराइज़ेशन बढ़ सकता है। तो हो सकता है कि जितने मुसलमानों को वोट डालने दिया गया हो, उन्होंने भी एन मास अ, जी, ममता के साथ स बिल्कुल, बिल्कुल। और जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जिनके वोट काटे गए हैं, उनके परिवारजन या उनके लोग या उनके संबंधी, वो तो गुस्से में हैं ही। तो ये जो टोटलिटी में गुस्सा है, ये हो सकता है कि रिज़ल्ट में आपको नज़र आए, जो कि फिर शाम तक पूरी स्थिति या दोपहर तक पूरी स्थिति आज ही हम सबको पता चल जाएगी। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया श्रवण जी इस बातचीत में करने के लिए, और श्रोता हूँ आपका भी। हम लोग 4-5 बजे फिर मिलेंगे जब ये नतीजे आ जाएँगे, और उसके बाद जो भी नतीजा होगा उसकी उसकी रोशनी में ये बात करेंगे। हालाँकि ये सवाल भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि ये चुनाव कितना स्वतंत्र और निष्पक्ष हुआ है, क्योंकि जाहिर तौर पे दिल्ली की तमाम कोशिशें रही कि न तो स्वतंत्र रह पाए, ना निष्पक्ष रह पाए। उन्होंने डरा के, उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम काट के, उन्होंने ध्रुवीकरण करके, उन्होंने हर तरह से ये कोशिश की है कि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष जो भी हो, चुनाव पर स्वतंत्र और निष्पक्ष ना हो जाए, और चतुराई दिखलाने की कोशिश है। और उसमें जाहिर तौर पर हम सब जो लोग जन पक्षधर हैं, वो ये उम्मीद करते हैं कि जनता अपनी मर्जी साफ-साफ बता पाए और बता पाएगी, और उसके ही उसी तरफ नतीजे भी वैसे ही होने चाहिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया श्रोताओं आपका। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो अपने हम ख़यालों के साथ साझा करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमारे साथ सहयोग करिए। बहुत-बहुत शुक्रिया श्रवण जी, और हम लोग दोपहर बाद फिर आज बात करेंगे। जी, जी, बिल्कुल। थैंक यू। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।